lot of peregrination offered by the IRS. सीए का लाइसेंस भी था अलग। और एक स्टेटस मैंने आपको जान के बोला था कि मैं अगली क्लास में कवर करूंगा, बिकॉज वो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा और वो थोड़ा ज्यादा हमें इन डिटेल पढ़ना है। एंड उस स्टेटस का नाम है हेड ऑफ द हाउस होल्ड। तो ये हमारा सब यूनिट 2। अब इस स्टेटस की खास बात क्या है, अगर हम इसको देखें, इसका नाम ही पढ़े ना, तो नाम से ये तो कह रहा है घर का बड़ा, है ना, कि जो आपका घर परिवार है आप उसके सबसे बड़े इंसान हैं, मतलब आप ही लीडर हैं, आप घर को लीड करते हैं। जब मैं बोलूं लीड करते हैं, तो लीड करने से दिमाग में क्या आ रहा है कि आप घर का आप ही सारा खर्चा उठाते हैं। मतलब घर के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं घर में, कितनी सारी यूटिलिटीज होती है, ठीक है, बिजली का बिल, पानी का बिल, वाईफाई, इंटरनेट, क्या पता मॉर्टगेज इंटरेस्ट दे रहे हो, घर ये भी लोन पे है, उसका इंटरेस्ट जा रहा है, प्रॉपर्टी टैक्सेस पे कर रहे हो, है ना। एक घर चलाने की कितनी किसी को कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, आपको अंदाजा भी नहीं। तो वो ये कह रहा है कि जो इंसान पूरे घर को चला रहा है, मैं सिंपल यहां पे लिख रहा हूं, घर को चला रहा है, उसको हम एक अलग से स्टैंडर्ड डिडक्शन देना चाहेंगे। पर पहले आईआरएस कहता है हमें प्रूव करो। क्या कहता है आईआरएस? आईआरएस कहता है पहले हमें प्रूव करो कि आप ही घर के सबसे बड़े हैं और हमारे हिसाब से आप ही घर को चला रहे हैं। ठीक है। और मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं घर का सबसे बड़ा इंसान हूं जो घर को चला रहा हूं? जब मैं आईआरएस के रूल्स फॉलो करके अपने आप को चेक करूंगा कि आईआरएस ने जो भी रूल्स दे रखे हैं एचओएच के, अगर मैं उसमें फॉलो करता हूं तो मतलब हाँ मेरे को एचओएच क्लेम करने को मिल जाएगा। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या अगर मैं अपने मुंह से ही बोल दूं कि यार मैं तो एक हेड ऑफ द हाउस होल्ड हूं, हाँ बोल दो, बट क्या तुम आईआरएस के हिसाब से सोचो, क्या तुम आईआरएस के हिसाब से हेड हाउस होल्ड हो? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? आईआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते, वो तो आईआरएस के रूल्स देख के पता चलेगा, है ना। मतलब अपने आप को एचओएच बोलना और अपने आप को एचओएच क्लेम करना दोनों अलग अलग चीजें। क्लेम कब कर पाएंगे? जब हम आईआरएस के हिसाब से एचओएच होंगे। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ओके, अब एचओएच को क्लेम करने की हम बात कर रहे हैं। एचओएच को क्लेम कैसे किया जाता है? उसने कुछ बेसिक जनरल रूल्स दे दिए पहले, और हमें पता है हम टैक्सेशन में पहले वो जनरल रूल्स देता है, फिर आगे हमारे मुंह पे एक्सेप्शंस मार देता है कि हमें बता देते हैं ये एक्सेप्शंस भी, अगर ऐसे भी करोगे तो भी एचएच मिल जाएगा। पर जनरल रूल्स पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी एक्सेप्शन समझ भी आती है। तो जनरल रूल वो क्या बोलता है? सबसे पहले वो कहता है अगर आपको एचओएच चाहिए ना, तो पहले तो आप अनमैरिड होने चाहिए। और अनमैरिड हमने क्या पढ़ा था कि आईआरएस की डेफिनेशन अनमैरिड वो है जो 31 दिसंबर को लीगली मैरिड नहीं है, यही पढ़ा था। तो पहला रूल तो यही है, पहले तो आप अनमैरिड होने चाहिए हमारे हिसाब से। हमने बोला ठीक है मैं अनमैरिड हूं तो मेरा चांस बन गया एचओएच क्लेम करने का। देन उसके बाद कंसीडर्ड अनमैरिड, फॉर एचओएच। आईआरएस बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मैरिड नहीं भी, आप मैरिड हैं, बट हम आपको एचओएच के लिए अनमैरिड कंसीडर कर लेंगे कभी कभार। सिर्फ किसके लिए? सिर्फ एचओएच देने के लिए। सिर्फ एचओएच देने के लिए हम आपको अनमैरिड कंसीडर कर लेंगे। दोनों में डिफरेंस समझो, शादी चल रही है बट एचओएच के लिए अनमैरिड कंसीडर कर लेंगे, सिर्फ हाइट ऑफ द हाउस होल्ड के लिए, इस स्टेटस को लेने के लिए हम मानेंगे ठीक है आप हमारे लिए सिर्फ इस स्टेटस के लिए अनमैरिड है। अब कब कंसीडर करेंगे कि हाँ कोई अनमैरिड है? किसके लिए? एचओएच के लिए। कब करेंगे? पहला,
रूल नंबर 1 कि आप अपने स्पाउस से एटलीस्ट लगातार 6 महीने के लिए दूर हो, पहले तो मतलब साथ में नहीं रहते, ठीक है। 6 मंथ सेपरेट लिख रहा हूं। इसकी एग्जांपल लेके चल लो। इसकी बिल्कुल अच्छी एग्जांपल तुम्हें बताता हूं। ये है ए पर्सन, ये है बी पर्सन, दोनों की शादी हो चुकी है। बट ये जो ए है ये इनसे अलग हो गया, पर मैरिज चल रही है। बट अभी अलग हो चुके हैं। ये अलग हो गए थे साल के इनसे मार्च में। जब साल शुरू हुआ मार्च में लगा लो, ये अलग हो गए ए पर्सन। और बी पर्सन अब अलग रहते हैं। इन्होंने अलग कहीं पे मुंबई में एक फ्लैट लिया है 1 BHK। तो बी पर्सन वहां पे रहते हैं। अब इसका यह मतलब नहीं है कि स्पेशली वाइफ ही हो सकती है जो अलग रह रही है। हस्बैंड भी हो सकता है, उनको भी एचओएच मिल सकता है, कोई भी हो सकता है, दोनों में से ये न्यूट्रल है। तो मैं तभी ए बी करके बोल रहा हूं। तो बी पर्सन मुंबई में 1 BHK रहते हैं अपने एक छोटे से बच्चे के साथ। 10 साल का उनका एक चाइल्ड है। कौन रहता है यहाँ पे? बी पर्सन। और ए पर्सन किसी भी केस सिनेरियो में बाहर चलेंगे, लेट सपोज ये न्यूयॉर्क चलेंगे मैं, और ये लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्च में वो जाते हैं तो मई में वापस आ जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर से चले जाते हैं, इसके बाद ये वापस आए ही नहीं, लेट सपोज पूरे साल। मतलब जब आए या तो तब 6 महीने का गैप हो गया था। तो 6 मंथ्स का गैप लगातार होना चाहिए एचओएच में, अनमैरिड अपने आप को घोषित करने के लिए। एचओएच लेने के लिए नहीं, अनमैरिड के पहले डेफिनेशन में आने के लिए पहली बात तो ये है कि 6 मंथ सेपरेट होना चाहिए अपने स्पाउस से, और दैट इज ऑन अ रेगुलर बेसिस, मतलब पूरे लगातार 6 महीने आने चाहिए। कोई डाउट नहीं होगा इसमें। उसके बाद वो क्या कह रहा है, जो तुम्हारा ये बच्चा है ना, ये भाई कंपलसरी है होना। मतलब कि अगर मेरा कोई एक चाइल्ड नहीं है तो मैं एचओएच नहीं ले पाऊंगा, उसका मेरा साथ रहना जरूरी है। मतलब चाइल्ड होम शुड बी योर मेन होम, ठीक है। मतलब बच्चा होना जरूरी है। अब ये बच्चा ही होना जरूरी है या कोई और भी हो सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले जनरल रूल में ये सीख लो कि चाइल्ड होना जरूरी है जो तुम्हारे साथ रहता हो, अगर मेरे को एचओएच लेना है। और उसकी पहली जो हम चीज पढ़ रहे हैं वो पहले तो अनमेरिड में जा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं मैरिड हूं, मेरे को अपने आप को अनमेरिड दिखाना है, तो मतलब मेरा पहला चांस बन रहा है एचओएच लेने का। एचओएच मिल नहीं रहा अनमेरिड होके सीधा, पर सारे रूल्स को एक साथ फॉलो कराना है हमने पहले। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि आप ही खर्चा उठा रहे हैं। 50% कॉस्ट ऑफ द हाउस होल्ड और मोर। लेट सपोज ये 1 BHK के फ्लैट में जो बी पर्सन रहते थे, इसका जो भी सारा खर्चा होता था, लेट सपोज इस फ्लैट में क्या पता इन्होंने 1 BHK शेयरिंग में लिया हुआ है। पॉसिबल नहीं है क्या? 1 BHK शेयरिंग में लिया हुआ है। जो ये 10 ईयर चाइल्ड की मासी है वो भी इधर ही रहती है। मासी तो पता है ना, बहन, हमारी जो मदर की बहन, ठीक है। और ये जो बी पर्सन प्लस इनका चाइल्ड भी रहता है। और 1 BHK शेयरिंग भी देता, तो मतलब मासी भी तो दे सकती है क्या? 1 BHK जो भी हाउस होल्ड के खर्चे होते हैं, और बी पर्सन भी दे रही है। बट वो कह रहा है 50% से ज्यादा होना चाहिए। अगर मासी 10,000 रुपए $10,000 दे रही है, और जो बी पर्सन है वो 18,000 रुपए दे रहे हैं, $18,000 दे रहे हैं, किसका? फ्लैट का, हाउस होल्ड मेंटेनेंस का। तो टोटल कितनी कॉस्ट होगी? ये 28,000, राइट। तो जब मैंने बोला पिछली क्लास में बताया था सपोर्ट फंड से कैसे निकालना, तो इसमें वही लॉजिक यूज करना है। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 2 से, विच कम्स आउट टू बी $14,000। तो विच इज द 50%। और 50% से ज्यादा ही तो दे रही है ये। 18,000 दे रही थी। कौन? बी पर्सन। और चाइल्ड भी है, मतलब अनमैरिड हो गई है एचओएच की उसके लिए, और पति भी दूर है, मतलब जो भी पार्टनर है वो भी दूर है। इतना क्लियर हो गया, मतलब एचओएच थोड़ा समझ में आने लग जाए। अब हमें जाना पड़ेगा आपके नोट्स पे।
तो अगर मैं पढ़ूं, पहले तो वो ये कह रहा है यू मे क्वालिफाई एज हेड ऑफ द हाउस होल्ड इफ यू मीट फाइलिंग स्टेटस, मार्टल स्टेटस एंड हाउस होल्ड मेंटेनेंस रूल्स। ये मैंने सारे पढ़ लिए। पहले तो फाइलिंग स्टेटस भी मीट होना चाहिए ना, मतलब ऐसा नहीं है ना कि अगर मैं क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस के लिए एलिजिबल था और मैं हेड ऑफ द हाउस होल्ड लेना चाहता हूं, तो ऐसा नहीं होता। दिमाग में रख लो ये बात। अगर तुम्हारे पति की डेथ हो गई थी और डेथ के हिसाब से क्वालिफाइड सर्वाइविंग स्पाउस के रूल्स के अंदर तुम फॉल कर रहे हो, तो प्रायोरिटी बेसिस पे क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस ही लेना पड़ेगा। बेशक तुम्हें एच मिल रहा हो, बट उसके पहले क्या मिल रहा है? क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस। तो आईआरएस उसको कंसीडर करेगा कि आपको वही मिलेगा, ना कि एच देंगे आप। ठीक है, ये समझ आ गया कि पहला तो फाइलिंग स्टेटस मीट होना चाहिए। दूसरा मार्टल स्टेटस मैंने बताया कि अनमैरिड होने चाहिए तुम। और तीसरा मैंने क्या बताया? हाउस होल्ड मेंटेनेंस रूल्स। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है यार, और इसको इन डिटेल हमने आगे पढ़ना। वो कह रहा है यू कैन नॉट फाइल एज अ सर्वाइविंग स्पाउस, मतलब अगर सर्वाइविंग स्पाउस हो तो मैंने बता दिया वो नहीं मिलेगा एच फोर। तो ये वही कह रहा है, अगर तुम्हारा स्पाउस चल बसा लास्ट के 2 साल यू क्वालिफाई, और तुम क्वालिफाई हो रहे हो क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस के लिए, इस केस में तुम्हें एच नहीं मिलेगा सेम साल में, भूल जाओ। मैरिटल स्टेटस उनका कहने का मतलब है यू मस्ट बी जनरली अनमैरिड, ये बोला हमने, ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर, या तो अनमैरिड हो। सम मैरिड टैक्सपेयर कैन स्टिल बी कंसीडर्ड अनमैरिड इफ दे मीट सर्टन रूल्स। एग्जाम्पल, lived apart from the spouse for the last 6 months and paid over the half of the household cost and lived with a qualifying dependent। वो जो मैंने चाइल्ड बोला था वो क्या था? क्वालिफाइंग डिपेंडेंट। अब यहां पे कंफ्यूजन बनता है, ये तुम्हें आगे परेशान करेगी चीज, इसलिए मैं यहां पे क्लियर कर रहा हूं। यार मेरे को एक चीज, यही चीज मैं फिर से बोलना चाहता हूं, हमेशा ना इसी चीज में लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, मुझे नहीं पता क्यों। कोई मेरा डिपेंडेंट है, अगर मैं बोल दूं गगन मेरा डिपेंडेंट है, भाई गगन का सारा खर्चा मैं उठाता हूं, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा ना वो मेरे पे डिपेंडेंट है, गगन मेरा डिपेंडेंट है, ये एक बात है। ठीक है, और मैं किसी को डिपेंडेंट क्लेम करना चाह रहा हूं, ये अलग बात है। मतलब डिपेंडेंट होना और डिपेंडेंट को क्लेम करना, ये अलग स्टोरी हुई ना। क्योंकि मैं किसी को डिपेंडेंट इसलिए क्लेम कर पा रहा हूं क्योंकि वो आईआरएस के रूल के हिसाब से वो डिपेंडेंट है, ना कि मेरे कहने पे डिपेंडेंट है। बस इसी में हमें कंपैरिजन करना होता है। मैं तो बता दूंगा भाई मेरे ये डिपेंडेंट है टैक्स रिटर्न में, वो आईआरएस देखेगा ना कौन डिपेंडेंट है। जिसको आईआरएस देखेगा कि वो कौन डिपेंडेंट है, उसी को तुम क्लेम, इससे अच्छा उसी को क्लेम करो फिर। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है, इसलिए कंफ्यूजन होती है। तो इसलिए इसलिए लिख दिया कि वो क्वालिफाइंग डिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब आईआरएस की रूल्स के हिसाब से वो क्लेम करने के लिए इलिजिबल होना चाहिए। तो ऐसा पर्सन, और वो रूल्स क्या है, कोई क्वालिफाइंग डिपेंडेंट कब हो सकता है, आईआरएस कब डिपेंडेंट मानेगा किसको, वो हम पढ़ेंगे अभी आगे। बट इतना उन्होंने बता दिया क्वालिफाइंग डिपेंडेंट होना चाहिए, पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, फिर से चलते हैं उसमें। स्पाउस से 6 महीने के दूरी लगातार बेसिस पे, हाउस होल्ड के आधे से ज्यादा खर्चा वो भी बता दिया। तो हम तुम्हें अनमैरिड मान लेंगे, उस केस में तुम्हें शायद मिल जाए, शायद मिल जाए, मतलब चांस सेट हो गया मेरा। तो वो यही कह रहा, माइक हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ सिंस मार्च, लिव्स विद हिज 10-year-old सन एंड पेज ऑल होम एक्सपेंसेस, ही कैन बी कंसीडर्ड अनमैरिड एंड फाइल एचओएच। तो अनमैरिड बना लिया और एचओएच मिल सकता है। ठीक है, मोस्टली तो मिल ही जाएगा, बट कुछ चीजें इसके बाद और हो सकती है जो हमें जाननी है। अब हाउस होल्ड मेंटेनेंस उसने वही बात लिखी जो मैंने तुम्हें बताई कि हाउस होल्ड मेंटेनेंस का 50% से ज्यादा खर्चा उठाने का क्या मतलब है। यू मस्ट पे मोर देन 50% ऑफ द हाउस होल्ड टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर, दीज कॉस्ट इंक्लूड। वो कॉस्ट कौन कौन सी हो सकती है? अब ऐसा नहीं है कोई भी तुम कॉस्ट उठा लोगे, इट शुड बी क्वालिफाइंग कॉस्ट। मतलब जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स हो सकता है, मॉर्गेज इंटरेस्ट हो सकता है, रेंट हो सकता है घर का। अब क्या पता वो 1 BHK में रेंट भी तो दे रहे होंगे, अपना घर नहीं है भाई, उनका रेंट पे रहते हैं। यूटिलिटीज हो सकती है, जैसे मैंने बताया वही वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब। अब कीप एक्सपेंसेस हो सकते हैं, मतलब जो जरूरी है मेंटेनेंस के लिए। अब क्या पता घर पे मेड लगाई है, सिर्फ वो पोछा मारने आती है। गार्डनर्स, गार्डनिंग करनी पड़ती है, उसके लिए कुछ खर्चा जाता है। अब की मतलब सुधार, जो चीजें मेंटेन करके रखनी होती है, मतलब घर पे मेंटेनेंस रखनी होती है, उसके लिए जो खर्चे होते हैं। रिपेयर्स हो सकता है। ठीक है, रिपेयर में क्या आ सकता है? बालकनी का साइड वाली छत पे क्रैक है, उसको रिपेयर करा दिया, उसका खर्चा। उसके बाद प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, क्या पता जहां जिस प्रॉपर्टी पे मैं रह रहा हूं उसको इंश्योर करा के रखा है, मैं इंश्योरेंस का भी प्रीमियम भरता हूं। और फूड का भी वो कह रहे हैं आप क्वालिफाइंग कॉस्ट में डाल लो, मतलब यही कॉस्ट को वो कंसीडर करेगा जब वो 50% वाले रूल को लेके चलेगा। ठीक है, ये वाले कॉस्ट को हम कंसीडर भी नहीं करेंगे, जैसे क्लोथिंग, एजुकेशन, मेडिकेयर, ट्रांसपोर्टेशन, वेकेशंस और सर्विसेज। तो ये मतलब मेरे को यहां से ये समझ आ गया, मैंने इस हिसाब से लॉजिक बनाया, ये नॉन क्वालिफाइंग कॉस्ट है।
अगर मेरे को पेपर में दिख जाता है, वो कहता है कि देखो कि ये पर्टिकुलर 50% से ज्यादा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मैंने इस पे ये वाली कॉस्ट नहीं उठानी है वहां पे। ये दिमाग में रख लेना, जो ऊपर लिखा है हमें वही सब उठाना है। ठीक है, सॉर्टेड है। Jane spends 18,000 on rent, utilities, groceries and home repairs, while her roommate मैंने क्या बोला था, वही मासी वाली एग्जांपल, contributes to 10,000 toward the same household. Jane cover more than 50%, so she meets cost test. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हम कवर करते आ चुके हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, अब वो कह रहा है क्वालिफाइंग पर्सन एंड टाइम रूल्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जनरल रूल क्या कहता था कि अगर एचओएच लेना है तो तुम्हें अनमैरिड होना पड़ेगा, अनमैरिड हो गए तो एचओएच मिलेगा। और अनमैरिड में उसने लिख दी थी एक चीज तुमने देखी होगी, क्वालिफाइंग डिपेंडेंट होना जरूरी है, एक का तुम्हारे साथ रहना उसका जरूरी है। ठीक है, ओके। अब क्वालिफाइंग डिपेंडेंट और क्वालिफाइंग पर्सन मोस्टली सेम होता है, एक ही बात है। बट ओनली फॉर एच ओ एच, ओनली फॉर एच ओ एच, क्या बोल रहा हूं, सिर्फ हेड ऑफ द हाउस होल्ड के लिए पॉसिबल है। अगर तुम्हारा कोई डिपेंडेंट, तुम किसी को क्लेम नहीं कर पा रहे ना, अगर कैन नॉट क्लेम डिपेंडेंट, मतलब मैं अपने टैक्स रिटर्न में उसको डिपेंडेंट क्लेम नहीं कर पा रहा, ध्यान से सुनना ये चीज। बट स्टिल वो मैं क्वालिफाइंग पर्सन की डेफिनेशन में अगर उसको डाल लूं, स्टिल मैंने उसको डिपेंडेंट क्लेम करने के लिए मैं एलिजिबल नहीं हो पाया, पर क्वालिफाइंग पर्सन वो मेरा है। वो हम पढ़ेंगे क्वालिफाइंग पर्सन क्या होता है। तो मैं एच एच ले सकता हूं, सिर्फ एच ले सकता हूं, ये नहीं है। बेसिकली तुम्हारा, मैं यहां से ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि मोस्टली जब हम यूएसए में हमें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं ना, उसमें सिर्फ फाइलिंग स्टेटस नहीं होता। फाइलिंग स्टेटस इज वन ऑफ दोज थिंग्स जिसमें एचओएच आता है। और कुछ क्रेडिट्स भी हम पढ़ रहे थे, जैसे चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, और भी कुछ टैक्स क्रेडिट्स होते हैं, कुछ रिबेट्स हो सकती हैं। ये जब मैं सबकी एक साथ बात करूंगा, तो मतलब मेरे दिमाग में जनरल रूल तो यही पड़ेगा भाई, अगर क्वालिफाइंग डिपेंडेंट है ना तो तभी ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो मेरे को ये समझ आया कि चाइल्ड टैक्स क्रेडिट और बाकी जैसे रिबेट वाला टैक्स क्रेडिट, जैसे मैं बोल रहा हूँ रिबेट क्रेडिट, इसके लिए तो क्वालिफाइड डिपेंडेंट होना जरूरी है। एचओएच के लिए भी क्वालिफाइंग डिपेंडेंट होना जरूरी है। बट कुछ केसेस में अगर क्वालिफाइंग पर्सन भी हो तो एचओएच मिल जाएगा, मिल जाएगा। बट ये नहीं मिलेंगे भाई, इसके लिए तो चाइल्ड क्वालिफाइंग डिपेंडेंट होना ही जरूरी है। तो मैंने छोटी सी लाइन ड्रॉ की है दोनों के बीच, और इसको हमने भूलना नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं। तो वो कह रहा है क्वालिफाइंग पर्सन एंड टाइम रूल्स। तो मतलब उनको किससे फर्क पड़ रहा है, अगर तुम देखो क्वालिफाइंग पर्सन से फर्क पड़ रहा है। अगर कोई क्वालिफाइंग पर्सन है तो उसी को मैं एचओएच के लिए यूज कर पाऊंगा, मैं एचओएच के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। और मोस्टली क्वालिफाइंग डिपेंडेंट ही क्वालिफाइंग पर्सन होता है यार। मतलब तुम ऐसे मान के चलो, अगर तुम्हें पेपर में दिख रहा है ना कि एक क्वालिफाइंग इसका डिपेंडेंट है, उसने सीधा लिख दिया कि उसका वो डिपेंडेंट उसको क्लेम कर पाता है, तो मतलब एचओएच तो मिलना ही मिलना है। बट अगर उसने ऐसे लिखा कि उसको वो डिपेंडेंट क्लेम नहीं कर पा रहा और बाकी रूल्स कुछ मीट हो रहे हैं, तो तुम्हारे नाम में ये क्लिक करना चाहिए, कोई बात नहीं, मेरा फोकस है क्वालिफाइंग पर्सन पे, कि क्वालिफाइंग पर्सन होगा तो मैं एचओएच दूंगा। तो उसने वही लिखा। A qualifying person must live with you for more than half of the year. अब वो क्या, क्वालिफाइंग डिपेंडेंट और क्वालिफाइंग पर्सन में एक लाइन ड्रॉ करके ये बता रहा है कि क्वालिफाइंग पर्सन हम इसको मान लेंगे, ऐसे इंसान को मान लेंगे और तुम एचओएस ले पाओगे अनमेरिड होके। पहला, अ डिपेंडेंट पेरेंट डज नॉट हैव टू लिव विद यू। कितनी अच्छी बात लिखी। अब हम पढ़ते आ रहे हैं कि क्वालिफाइंग डिपेंडेंट का तुम्हारे साथ रहना जरूरी है, राइट। क्वालिफाइंग डिपेंडेंट का तुम्हारे साथ रहना जरूरी है, बट इसमें क्या एक्सेप्शन आई कि अगर तुम्हारा कोई पेरेंट है, मतलब मम्मी पापा, और मेरे अगर ये साथ नहीं भी रह रहे, मैं अलग से रहता हूं, ये अलग से रहते हैं, और मैं इनका, सिर्फ इनका 50% से ज्यादा खर्चा करता हूं। मतलब इन पे जो एक्सपेंसेस लगते हैं, ये अपने एक्सपेंसेस खुद भी देते होंगे, क्या तेरी मम्मा अपने एक्सपेंसेस खुद भी बियर करते हैं। बट मैं उनके उनकी हेल्प इस प्रकार कर देता हूँ, जितना वो देते हैं उतना मैं देता हूँ, मैं उनको 50% इन टोटलिटी में ज्यादा देता हूँ। अब लेट सपोज यहां पे इस तरह से करो कि उनके कुछ भी बिल्स है, उनको जो तुम सपोर्ट कर रहे हो, तुम उनको देते हो $500, और वो खुद भी कुछ पैसा लगाती होंगी ना अपने पे, लेट्स सपोज 200।
ये भी क्वालिफाइंग एक्सपेंसेस होने चाहिए जो तुमने दिए। तो 700 इसका टोटल आया, डिवाइडेड बाई 2 जो मैं इसको करूंगा, दैट वुड बी 350, राइट। तो इस केस में तुम तो 500 दे रहे हो, 50% से ज्यादा दे रहे हो, तो स्टिल तुम्हें एचओएस मिल जाएगा। अब तुम अपनी मम्मी को डिपेंडेंट क्लेम नहीं कर पा रहे अपने रिटर्न पे, बट स्टिल तुम एचओएच के लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, तो ये हमने छोटी सी लाइन ड्रॉ कर ली। अब उन्होंने ये चीज लिखी है, क्वालिफाइंग चाइल्ड डज नॉट हैव टू बी योर डिपेंडेंट, लिखा ना उन्होंने। इफ द अदर पेरेंट क्लेम्स देम ड्यू टू रिलीज ऑफ फॉर्म 8832, एक और चीज उन्होंने, एक और एक्सेप्शन लिख रही है। अब वो इसलिए लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, क्वालिफाइंग डिपेंडेंट नहीं है बट क्वालिफाइंग पर्सन है, और क्वालिफाइंग पर्सन कोई कैसे हो सकता है, ये दो रूल्स फॉलो करके। दो रूल्स हमेशा हम दिमाग में रखेंगे। और दूसरा रूल वो कह रहा है कि क्वालिफाइंग चाइल्ड डज नॉट हैव टू बी योर डिपेंडेंट इफ द पेरेंट क्लेम्स देम टू द रिलीज ऑफ द फॉर्म 8832। इसको एक सिनेरियो से समझते हैं। उसने बोला, ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ठीक है, इनका डाइवोर्स हो गया था। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि अनमैरिड हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 31st है। और जो बी पर्सन है ना भाई, आपको पता है ना, जो किसी का डाइवोर्स होता है तो एक कस्टोडियल पेरेंट होता है जिसको चाइल्ड की कस्टडी मिलती है ना। ये तो सबको पता है। तो चाइल्ड की कस्टडी मिली बी पर्सन को, तो बी पर्सन क्या है? हाँ जी, ठीक है। और पर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब ये पॉसिबल है कि इस चाइल्ड की कस्टडी तो बी को मिली, बट क्या पता ए इसको अपने रिटर्न पे डिपेंडेंट क्लेम करता है। अगर ए इसको अपने रिटर्न पे डिपेंडेंट क्लेम करेगा, तो मतलब ए बाकी टैक्स बेनिफिट्स ले सकता है, एचओएस तो ऑब्वियसली मिलेगा क्योंकि साथ ही वो पी के रह रही है, एचओएस तो नहीं मिलेगा। बट अगर ए पर्सन इस चाइल्ड को डिपेंडेंट क्लेम कर रहा है अपने रिटर्न में, मतलब वो बाकी टैक्स बेनिफिट्स लेता है उसको डिपेंडेंट क्लेम करके। और ये इसको डिपेंडेंट क्लेम करने को मिलेगा कैसे? आईआरएस क्या करता है, अगर बी चाहे तो आईआरएस एक फॉर्म बोलता है, भेजता है किसको, बी पर्सन को। और वही फॉर्म इन्होंने तुम्हारे यहां पे सामने लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या फॉर्म है वो। 8332, तो ये फॉर्म आईआरएस किसको भेजेगा, बी पर्सन को, और बोलेगा कि यहां पे साइन करो, इस पर्टिकुलर फॉर्म पे साइन करो, और साइन करके अथॉरिटी दे दो किसको, ए पर्सन को, कि वो डिपेंडेंट क्लेम कर पाए, बेशक कस्टडी तुम्हारे पास है। अगर ऐसा केस सिनेरियो है, इस केस में बी उसको डिपेंडेंट क्लेम नहीं कर पा रहा, क्वालिफाइंग डिपेंडेंट नहीं है बी, बी का वो चाइल्ड, वो तो क्वालिफाइंग डिपेंडेंट नहीं का हो गया, बट स्टिल बी को डिपेंडेंट नहीं भी क्लेम कर पा रही, स्टिल एचओएच मिल जाएगा, ये बोल। कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देख लो। टॉम एल्डरली मदर लिव्स इन अ नर्सिंग होम, बट टॉम पे 70% ऑफ हर हाउसिंग एंड लिविंग कॉस्ट, ही कैन स्टिल क्लेम एचओएच। किसका 70% किसका खर्चा उठा रही है वो? उसकी, उनकी हाउसिंग का, अपना नहीं, उनकी हाउसिंग का। इसके सिनेरियो में समझ आ गया कि एक्सक्लूड हो गया रूल, कि बेशक अगर मैं अपना खर्चा नहीं, या मेरे घर पे तो कोई रहता ही नहीं है ना मेरे साथ, तो अब मैं अपने पेरेंट का कर रहा हूँ, तो पेरेंट का 70%, 50% से ज्यादा करना है, उनके घर का देखना है। और बेशक वो मेरे साथ नहीं रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एचएच मिल जाऊंगा, मैं उनको डिपेंडेंट नहीं क्लेम कर पा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एचएच मिल जाएगा। अब इस केस में क्या पता डिपेंडेंट क्लेम कर भी पाऊं नहीं भी पाऊं, वो तो अलग बात है ना। बट उसने एक रूल बता दिया कि क्वालिफाइंग पर्सन है, तो क्वालिफाइंग पर्सन ये लोग हैं, और क्वालिफाइंग पर्सन है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका डिपेंडेंट है कि नहीं है। मोस्टली डिपेंडेंट ही होना चाहिए तो ज्यादा बड़ी बात है, वो उसमें हमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है, फिर तो एचएच मिल ही जाएगा। अगर नहीं भी है क्वालिफाइंग डिपेंडेंट तो भी एचएच मिल सकता है। बट इधर इधर फॉल कर जाओ इन दोनों कैटेगरीज में, ये उसने बोला। एग्जाम्पल टू, एना सन लिव्स विद हर ऑल ईयर, बट हर एक्स हस्बैंड क्लेम्स हिम एज ए डिपेंडेंट अंडर देयर डाइवोर्स एग्रीमेंट, एना कॉल कैन स्टिल क्लेम एचओएच इफ ऑल अदर रूल्स आर मेट। ठीक है, 8832 मिला। 8832 कुछ ऐसे एग्जिम्पशन ऑफ कस्टोडियल पेरेंट करके इस फॉर्म का नाम है। बट अगर तुम्हें ये फॉर्म दिखेगा तो यही बात समझ लेना, जैसे मैंने बताया, ये फॉर्म आईआरएस भेजेगा दूसरे पर्सन को अथॉरिटी देने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है, स्टिल वो उसको डिपेंडेंट क्लेम नहीं कर पा रही। डिपेंडेंट क्लेम कौन कर रहा है, एक्स हस्बैंड, ठीक है, अंडर देयर डाइवोर्स एग्रीमेंट। पर एना स्टिल एचओएच ले रही है, तो एचओएच लेके कौन बैठी है, एना। और उसका हस्बैंड कोई भी ले रहा है, वो मैरिज फाइलिंग सेपरेटली कर ले, हमें क्या फर्क पड़ता है। बट उसको एचओएच नहीं मिलेगा उसके हस्बैंड। अच्छा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है। इफ द पर्सन इज क्वालिफाइंग चाइल्ड, क्या वो कह रहा है, अगर कोई पर्सन क्वालिफाइंग चाइल्ड है, क्वालिफाइंग चाइल्ड मतलब, अगर किसी को आईआरएस से क्वालिफाइंग चाइल्ड बोला मतलब वो क्वालिफाइंग डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल, सन, डॉटर, ग्रैंड चाइल्ड हु लिव्ड विद यू ओवर हाफ ऑफ द ईयर एंड मीट्स अदर रूल्स, दे आर सिंगल। ये देखो, अब इसमें क्या मैटर करता है, कभी कभार क्या होता है कि अगर, लेट्स सपोज,
मैं अपना नाम ले रहा हूँ। मैं वासु हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे एच मिले यार। ठीक है। और मेरे जो बच्चे हैं उन उन बच्चों की शादी हुई है, मतलब उन बच्चों की नहीं शादी, मेरा एक बेटा उसकी शादी होगी और उसकी एक वाइफ भी है। और ये दोनों मिलके मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली बनाते हैं। तो इस केस में सारे रूल्स हो रहे हैं, मतलब मैच हो रहे हैं, और ये मेरे साथ ही रहता है। बट मैं क्या इसको अगर क्वालिफाइंग डिपेंडेंट मान लूं, मैंने बोला ना डिपेंडेंट क्लेम कर सकता हूं मैं, तो क्या ये क्वालिफाइंग पर्सन भी है? यस, क्वालिफाइंग पर्सन भी है। बट अगर ये क्वालिफाइंग डिपेंडेंट नहीं है, मतलब डिपेंडेंट इसको नहीं क्लेम कर पा रहा, क्या फिर भी ये क्वालिफाइंग पर्सन है? वही हमने इसमें चेक करना है। मोस्टली अगर कोई शादीशुदा होता है ना, मतलब जिसको हम डिपेंडेंट क्लेम कर पा रहे हैं वो चाइल्ड शादीशुदा है, मोस्टली उसके सिनेरियो में हम उसको डिपेंडेंट क्लेम नहीं कर सकते। बट एचओएच के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एचओएच के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वही ये चीज कह रहे हैं कि उसमें तुम्हें टेंशन नहीं लेनी इस चीज में। देखो पहली बात वो कह रहा है अगर तो सिंगल है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर सिंगल है कौन तुम्हारा क्वालिफाइंग डिपेंडेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कह रहा है क्वालिफाइंग पर्सन इवन इफ दे डोंट क्लेम देम एज ए डिपेंडेंट स्टिल दे आर अ क्वालिफाइंग पर्सन। तो ये इसको तुम किससे कंपेयर करो? इस वाली एक्सेप्शन से जो हमने पढ़ी, यहां पे पढ़ी ना अभी, ये ये वाली सर, क्वालिफाइंग चाइल्ड वाली, है ना? यहां पे मेरा डिपेंडेंट नहीं था, स्टिल वो मेरा क्वालिफाइंग पर्सन था, और क्वालिफाइंग पर्सन से ही मतलब है, तो एचओएच मिल जाएगा। देन उसके बाद दे आर मैरिड एंड यू कैन क्लेम देम एज ए डिपेंडेंट, अ क्वालिफाइंग पर्सन। क्या बोलने की कोशिश किया उसने? बोला, मैंने क्या बताया यहां पे, कि अगर ये मैरिड है, कौन, जिनको तुम किसी अपने बेटे को डिपेंडेंट क्लेम कर रहे हो ना, एक को, अगर ये मैरिड है और तुम इनको अपने बेटे को क्वालिफाइंग डिपेंडेंट बना रहे हो, तो क्वालिफाइंग पर्सन तो वो ऑटोमेटिकली है। मतलब इसमें एक एक्सेप्शन होती है, इसमें क्वालिफाइंग डिपेंडेंट में बना भी सकता हूँ, और अगर आईआरएस ने जब हम इनके चैप्टर में जाकर रूल्स पढ़ेंगे तो क्वालिफाइंग डिपेंडेंट बना नहीं भी सकता हूँ। वो देखना पड़ेगा हमें रूल्स में। बट अगर मैं इसको क्वालिफाइंग डिपेंडेंट बना रहा हूँ अपने बेटे को, तो क्वालिफाइंग पर्सन भी वो है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, मतलब बस यही दिमाग में रखना है कि क्वालिफाइंग पर्सन से ही मतलब है आईआरएस। पर उसने अगर बोला अगर दे आर मैरिड एंड यू कैन नॉट क्लेम देम एज ए डिपेंडेंट, इसके सिनेरियो में पढ़ लो, शादीशुदा है बट डिपेंडेंट क्लेम नहीं कर पा रहे उसको किसी भी रीजन की वजह से, तो वो क्वालिफाइंग पर्सन भी नहीं है। तो मैंने क्या बोला, क्वालिफाइंग पर्सन से मतलब है, यहां पे क्वालिफाइंग पर्सन नहीं है, तो मतलब नहीं मिलेगा एच, सीधी सी बात। उसके बाद वो कह रहा है क्वालिफाइंग रिलेटिव, फादर और मदर, इसकी भी हम एक एक्सेप्शन पढ़ के आए, यू कैन क्लेम देम एज ए डिपेंडेंट। अगर डिपेंडेंट क्लेम कर रहे हैं तो सीधी सीधी बात है वो क्वालिफाइंग पर्सन है। यू कैन नॉट क्लेम देम एज ए डिपेंडेंट, नॉट अ क्वालिफाइंग पर्सन। तो इसने यहां पे देखो क्या अच्छी बात लिखी, यहां पे उसने ये बात लिखी कि जो मदर थी ना, जो क्वालिफाइंग पर्सन थी, जो हमने ऊपर बोला, ये वाले केस सिनेरियो में, यहां पे पेरेंट वाला, मतलब पेरेंट को अगर मैं क्वालिफाइंग पर्सन मान रहा हूं, तो पेरेंट का मतलब डिपेंडेंट होना जरूरी है, बेशक वो मेरे साथ नहीं रहती हो, पर डिपेंडेंट होना जरूरी है। तो इसमें हमें ये एक चीज यहां पे ये समझ आई कि पेरेंट के रूल में, सिर्फ चाइल्ड के रूल में एक एक्सक्लूजन मिला, बट पेरेंट के रूल में नहीं मिल रहा। पेरेंट के रूल में उनको डिपेंडेंट होना भी जरूरी है, और क्वालिफाइंग पर्सन वो तभी बन पाएंगे बेशक वो मेरे से अलग रहते हो। एंड उसने क्या बोला, अगर हम उसको डिपेंडेंट क्लेम नहीं कर पा रहे तो वो क्वालिफाइंग पर्सन भी नहीं है, तो एचओएच नहीं मिलेगा। क्वालिफाइंग रिलेटिव अदर देन फादर और मदर, यार मेरे सिबलिंग भी हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, पर वो मेरे माता पिता नहीं है, मेरे पेरेंट्स नहीं है। दे लिव्ड विद यू मोर देन हाफ ऑफ द ईयर, आर रिलेटेड इन एन अप्रूव्ड वे, एंड यू कैन क्लेम देम एज ए डिपेंडेंट। तो मैंने यहां पे समझ आया कि अगर मैं उनको डिपेंडेंट क्लेम कर सकता हूं, जो मेरे माता पिता नहीं है, मेरे रिलेटिव हो सकते हैं, चाचा बुआ फूफा कोई भी, उनका क्या है, ये इन्होंने यहाँ पे डिपेंडेंट के रूल दे रखे हैं बेसिकली, और आपको बता रहे हैं कि डिपेंडेंट के रूल कितना इफेक्ट कर सकते हैं क्वालिफाइंग पर्सन होने से एचओएच के लिए। डिपेंडेंट के रूल अलग है, और मतलब 90% रूल सेम ही है दोनों का, बट स्टिल इस पर्टिकुलर चीज के लिए उसको ये चीज देनी पड़ी। पहला पॉइंट अगर आप देखोगे तो, और पहला पॉइंट हम रिलेट कर सकते हैं जो हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है। तो अगर वो डिपेंडेंट है क्वालिफाइंग रिलेटिव, तो वो क्वालिफाइंग पर्सन भी बन जाएगा। अगर वो डिपेंडेंट दे डिड नॉट लिव विद यू मोर देन हाफ ऑफ द ईयर, तो वो क्वालिफाइंग पर्सन भी नहीं है। मतलब डिपेंडेंट के लिए मोर देन हाफ ऑफ द ईयर रहना जरूरी है, अगर डिपेंडेंट नहीं है तो क्वालिफाइंग पर्सन नहीं है। तो सिर्फ एक केस सिनेरियो में मुझे समझ आया, कहां पे, पहले वाले में। और पहले वाला कौन सा मैं रिलेट करूंगा कि वहां पे क्वालिफाइंग पर्सन वो है, स्टिल वो उसको डिपेंडेंट क्लेम नहीं कर पा रहा, मैं यहां से रिलेट कर दूंगा, मतलब जो मैंने ऊपर पढ़ा, ये वाला सेकंड पॉइंट। ठीक है।
डिपेंडेंट पेरेंट, जब पेरेंट की बात है कि पेरेंट का भी डिपेंडेंट होना जरूरी है, बट मेरा साथ रहना जरूरी नहीं है। और इसीलिए मैं उनको क्या क्लेम कर पाऊं, उसको एचओएच के लिए क्वालिफाइंग पर्सन बना के एचओएच का स्टेटस ले लूं। ठीक है। तो मतलब क्या दिमाग में आया, नटशेल में अगर मैं बोलूं, सिर्फ पेरेंट के लिए थोड़ा सा अलग रूल है, और एक चाइल्ड के लिए थोड़ा सा अलग रूल है, बाकी सारे जनरल रूल है, बाकी सब जो डिपेंडेंट है वही क्वालिफाइंग पर्सन भी बन पाएंगे, सीधी बात है। अच्छा, उसके बाद से फिर एक और चीज लिख दी, यहाँ पे देखो, नॉट अ क्वालिफाइंग पर्सन, नॉट अ क्वालिफाइंग पर्सन, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें, दे आर अनरिलेटेड टू यू एक्सेप्ट, बस सिर्फ घर पे रहते हैं बट कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा उनके साथ। ठीक है। और तुम किसी भी रूल को यूज करके उनको डिपेंडेंट क्लेम कर पा रहे हो, बट तुम उसको क्वालिफाइंग पर्सन नहीं क्लेम कर पाओगे। तो ये पढ़ लेना, डिपेंडेंट क्लेम कर पा रहा हो, तभी मैं पहले लाइन ड्रॉ कर रहा था कि जरूरी नहीं है उनको क्वालिफाइंग पर्सन से मतलब है, बस इतना दिमाग में रखना है। यू कैन नॉट क्लेम एज अ डिपेंडेंट, तो क्वालिफाइंग पर्सन तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। बट इस रूल में वो कह रहा है, कभी कभार पता है क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, जब हम डिपेंडेंट का, अब तुम्हें डिपेंडेंट का कहां पे पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पे सब, ये तुम्हारे उन्होंने 1.4 में दे रखा है सब कुछ डिपेंडेंट के लिए, राइट। यहाँ पे कि कौन कौन डिपेंडेंट हो सकता है, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, डिपेंडेंट को देख के कि वो क्वालिफाइंग पर्सन है कि नहीं है। और एचओएच में हमें डिपेंडेंट से इतना मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, क्वालिफाइंग पर्सन से। कहाँ चले गया। तो हमने सारे रूल, ये वाले बॉक्सेस एक बार पढ़ लेना, ये मैं तुम्हें एक बार रिवीजन के लिए दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए, ये बॉक्सेस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तुम्हारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, और यहाँ पे जिस पे ध्यान रखना है वो इसी चीज को ध्यान में रखना है, पहले वाले। ठीक है। सर एचओएच के डिपेंडेंट होना जरूरी है क्या, मैं तब से वही तो बता रहा हूँ विक्रम जी, बेसिकली डिपेंडेंट होना जरूरी है तभी एचओएच मिलेगा। बट अगर एक जो मैंने जो एक दो एक्सेप्शन बताई, अगर वो डिपेंडेंट नहीं भी है तो भी क्वालिफाइंग पर्सन बन सकता है मेरा, और सिर्फ एचओएच मिल सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% अगर डिपेंडेंट है तो प्रॉब्लम ही खत्म होगी ना। और वो कह रहे हैं जो 10% है ना, इसमें हम देख लेंगे कि एचओएच के लिए क्या वो क्वालिफाइंग पर्सन है, बेशक वो डिपेंडेंट नहीं है, तो हम स्टिल आपको सिर्फ एचओएच दे देंगे, बस इतनी सी बात। ठीक है, एक बार रिवाइज करना लेक्चर को, आप समझ आओगे। अच्छा, हम चलते हैं आगे। यहां पे तुम्हें देखो कितनी अच्छी एग्जांपल है। हाँ, ये डिडक्शन कितना मिलता है एचओएच के लिए वो आगे पढ़ेंगे, अभी अभी चिंता नहीं करनी है, सब सब पढ़ेंगे हमारे, पर बेसिक्स पहले क्लियर होने चाहिए हमारे। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है, इफ योर 25 ईयर ओल्ड अनमैरिड डॉटर लिव्स विद यू ऑल ईयर बट अर्न्स टू मच फॉर यू टू क्लेम हर एज ए डिपेंडेंट, शी स्टिल इज अ क्वालिफाइंग पर्सन फॉर अ हेड ऑफ द हाउस होल्ड। यही तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉटर अनमैरिड है, राइट। उसके बाद इतना कमाती है वो कि वो डिपेंडेंट की कैटेगरी, देखो जब हम डिपेंडेंट के रूल पढ़ेंगे, हमारे डिपेंडेंट के अलग रूल पढ़ेंगे, मतलब डिपेंडेंट की कैटेगरी में नहीं आ रही, बट वो क्वालिफाइंग पर्सन की कैटेगरी में आ रही है एचओएच के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, हमें क्वालिफाइंग पर्सन से मतलब है सिर्फ एचओएच के लिए, और क्वालिफाइंग पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम्स एच डिपेंडेंट ही होता है। बट 10% चांसेस है कि वो डिपेंडेंट ना हो, मतलब डिपेंडेंट उसको ना क्लेम कर पाए, बस ये है उनके कहने का मतलब। अब इसके सिनेरियो में ऐसा क्या हुआ होगा मुझे बताओ, कि वो उसको एचओएच में क्लेम कर पा रहा है, क्या वही वाली चीज 8835 वाला, 8832, ये हुआ होगा, और क्या होगा सर। ठीक है, तभी तो वो डिपेंडेंट की कैटेगरी में नहीं आई, और डिपेंडेंट्स को कोई और क्लेम कर रहा है शायद, और तुम उसको डिपेंडेंट क्लेम भी नहीं कर पा रहे, क्यों, क्योंकि वो डिपेंडेंट के रूल्स में नहीं फॉलो कर रहे। तो तुम इसको हाइपोथेटिकली कुछ भी बना के चल सकते हो कि शायद ये सिनेरियो होगा, बट मेरा कहने का बस ये मतलब था, क्वालिफाइंग पर्सन पे फोकस करना है आपको। इफ योर मैरिड सन लिव्स विद यू बट कांट क्लेम हिम ड्यू टू हिज इनकम, ही इज नॉट क्वालिफाइंग पर्सन। उसने यहां पे क्या लिखा, कीवर्ड मैरिड सन, रहता तुम्हारे साथ ही है, पर क्या कह रहे हो, बट यू कैनॉट क्लेम हिम ड्यू टू हिज इनकम। अब कभी कभार क्या होता है कि उसको मैं डिपेंडेंट क्लेम नहीं कर पा रहा, ठीक है, पर मैंने क्या पढ़ा, कभी जरूरी नहीं है कि मैं डिपेंडेंट क्लेम नहीं कर पा रहा तो क्वालिफाइंग पर्सन बना ही लूंगा। तो इस केस में क्वालिफाइंग पर्सन नहीं बना पा रहा, क्यों, क्योंकि वो मैरिड है, सीधी सी बात इतनी। मैंने क्या बोला, मैरिड के लिए तो वैसे भी नहीं मिलेगा, मतलब ये वाला रूल फॉलो हो रहा है, दे आर मैरिड यू कैन नॉट क्लेम दम एज अ डिपेंडेंट, नॉट अ क्वालिफाइंग पर्सन। अगर ये होता दे आर मैरिड बट वो लिख देता यू कैन बी क्लेम्ड एज ए डिपेंडेंट, क्या वो क्वालिफाइंग पर्सन भी बन जाएगा, वो तो ऑब्वियसली बन जाएगा। जब कोई डिपेंडेंट बन रहा है तो क्वालिफाइंग पर्सन से बनना ही बनना है। अच्छा, ये उन्होंने फिर से लिख दिया कि जो मैरिड इंडिविजुअल है हमारे लिए कंसीडर कौन है अनमैरिड, हमने एक बार इसको और डिटेल में लिख दिया कि हम किसको कंसीडर करेंगे कि आप मैरिड इंडिविजुअल हैं, बट हम आपको कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ एचओएच के लिए अनमैरिड। पहले तो आप सेपरेटली बनाते हो, ऑब्वियस सी बात है ना, मैं जो एचओएच बनाऊंगा वो सेपरेट ही बनाने वाला हूँ ना, तभी मेरा जो हस्बैंड या वाइफ है वो अलग से अपना रिटर्न बना रही होगी, और मैं अलग से बना रहा हूँ, मैं तो एचओएच बना रहा हूँ, वो मैरिड फाइलिंग सेपरेटली कर रही होगी ज्यादा से ज्यादा, और क्या करेगी।
मैरिड फाइलिंग सेपरेटली एक को करना जरूरी हो गया ना इसके सिनेरियो में। तो क्या अब वो सिंगल, भाई तुम तो शादीशुदा हो ना, तो एक पर्सन तो मैरिड फाइलिंग सेपरेटली कर रहा होगा। तो तुम क्या कर रहे हो, एचओएच कर सकते हो, क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस भी कर सकते हो, क्या पता सिंगल भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो मोस्टली एचओएच। यू पे मोर देन 50% ऑफ द हाउस होल्ड कॉस्ट। ठीक है, ये पढ़ लिया ना हमने। योर स्पाउस डिड नॉट लिव विद यू फॉर द लास्ट 6 मंथ, ये भी पढ़ लिया। योर होम वॉज द मेन होम ऑफ योर चाइल्ड, स्टेप चाइल्ड, फोस्टर चाइल्ड। अब देखो यहाँ पे फोस्टर चाइल्ड उसने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको फोस्टर चाइल्ड भी रहता है साथ में। बट क्वालिफाइंग सर्वाइवल फॉर्म ने एक्सक्लूड किया हुआ है, तो यहां से क्वेश्चन बन जाना है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोस्टर चाइल्ड भी है तो। फॉर ओवर हाफ ऑफ द ईयर, तो मतलब चाइल्ड का रहना भी कितना जरूरी है, हाफ ऑफ द ईयर से ज्यादा। हाफ ऑफ द ईयर से ज्यादा तुम्हारा चाइल्ड का तुम्हारे साथ रहना जरूरी है। मतलब वो किसकी बात कर रहा है, एक तरह से क्वालिफाइंग पर्सन की बात कर रहा है कि क्वालिफाइंग पर्सन का तुम्हारे साथ 6 महीने से रहना ज्यादा जरूरी है। और पेरेंट के केस में ऐसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी एचओएच दे देंगे। तो यहाँ पे जनरल रूल की वो एक्सेप्शन थी। यू कैन क्लेम दैट चाइल्ड एज ए डिपेंडेंट। तो जनरल रूल में क्या कह रहा है कि वो तुम्हारा डिपेंडेंट होना चाहिए, उसको डिपेंडेंट क्लेम करना होना चाहिए तुम, तभी तो हम तुम्हें उसको क्वालिफाइंग पर्सन बनाने को देंगे। बट कुछ उसकी एक्सेप्शन भी उसने ऊपर दे दी थी जो हम पढ़ के आ रहे थे, तो कुछ एक्सेप्शन भी ध्यान रखनी है। तो जनरल रूल यही कहता है कि डिपेंडेंट ही रखो भाई। अगर डिपेंडेंट रखोगे तो सही है, एचओएच के लिए हम अनमैरिड मानेंगे, बट ऊपर हम थोड़ी सी एक्सेप्शन भी पढ़ के आ गए उससे। तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब यहाँ पे अगर एग्जांपल पढ़े, हेक्टर एंड मारिया आर मैरिड विद वन चाइल्ड, हेक्टर मूव्ड इन माय डिडंट रिटर्न। इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनेंगे यहाँ से, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बट लॉजिक पता होना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ। मारिया मे एंड डिडंट रिटर्न, मारिया पेड ऑल द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, क्लेम्ड देयर चाइल्ड एज डिपेंडेंट। यहाँ पे तो सीधा ही लिख दिया। अगर तुम्हें पेपर में दिखेगा सीधा वो डिपेंडेंट क्लेम कर रहा है तो क्वालिफाइंग पर्सन तो है ही। मारिया कैन फाइल एचओएच, हेक्टर मस्ट फाइल मैरिड फाइलिंग सेपरेट। ठीक है। हाँ मैं इस पे आता हूँ विक्रम जी, क्लास में। उसके बाद वो कह रहा है सिंगल तो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स लो भाई। एचओएच तुम्हारा खत्म हो गया, इसलिए इसको अलग क्लास में रखता हूं। मानते हो ना इसका जरूरत है अलग क्लास में होना। तो इसीलिए अब इसको घर जाके एक बार एचओएच को पढ़ना, थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। एचओएच एक बारी और देखोगे दिमाग में घुस जाएगा एचओएच। और हाँ, यहाँ पे जो 6 मंथ्स लिख रहा है ना कि चाइल्ड को 6 मंथ्स रहना जरूरी है फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि तुम्हारा जो भी क्वालिफाइंग पर्सन है वो तुम्हारे साथ इसलिए नहीं रह पा रहा 6 महीने, क्योंकि या तो उसका कॉलेज है, उसको बाहर रहना पड़ता है। अब अरे मैंने अपने बच्चे को भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेज दिया, मैं खुद कहीं और रहता हूँ, वो चाह के भी नहीं रह पा रहा, उसका कॉलेज है। तो इसके लिए क्या वो एचओएस नहीं देगा हमें, दे सकता है। तो इसमें एक एक्सेप्शन भी आ सकती है, क्या पता एमसीक्यू में दिखे, तो ये दिमाग में रखना जो है।